नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आप सभी को छपरा टॉपर एकेडमी में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर वन के सब देखेंगे। चैप्टर वन के बारे में जानेंगे और इसके जो पहले वाला टॉपिक है वो हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जान चुके थे कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके परमाणु संख्या दोनों क्या हो, असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए क्या होता है, समझिए अच्छा से इसको। ठीक है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो समझ में आया संतुलित अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, और ये जब रिएक्शन किया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इधर देखिए मैग्नीशियम का एगो है और ऑक्सीजन का दूगो है, और इधर देखिए मैग्नीशियम का एगो है और ऑक्सीजन का दूगो है। तो देखिए ये इसका परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग हो गया। देखिए मैग्नीशियम यहाँ एगो है, यहाँ दूगो है, यहाँ मैग्नीशियम एगो है और यहाँ एगो ऑक्सीजन है। तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ दूगो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का रहना चाहिए, दूगो रहना चाहिए, तब जाके ये संतुलित होगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए संतुलित किए हुए हैं, समझिए ध्यान से आप लोग। देखिए ये जो है संतुलित है। जैसे मैग्नीशियम इधर 2 गो है और ऑक्सीजन भी 2 गो है। देखिए मैग्नीशियम भी 2 गो और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए ये भी है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और देखिए ये हाइड्रोजन भले H2O बने जल, और ये कैल्शियम OH होल 2S बन गया, मैंने इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो ये देखिए संतुलित। देखिए यहाँ कार्बन भले कैल्शियम एगो है तो यहाँ भी देखिए कैल्शियम एगो है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है। देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन है 2 गो हो गया, और देखिए यहाँ ऑक्सीजन का एगो है, ऑक्सीजन एगो है तो इधर भी ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, एगो ई, तो 2 ऑक्सीजन ना हुआ, एगो ई 2 गो ऑक्सीजन हुआ, तो इसमें भी कई ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन है। देखिए जो कार्बन है, कार्बन एगो है, यहाँ ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो है, यहाँ देखिए कार्बन एगो है और ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो है, तो दोनों क्या है, संतुलित है। समझ में आया? चलिए, तो हम अब आप लोग आगे देखते हैं कि संतुलित अभिक्रिया है, आप लोग समझ चुके थे। और देखिए ये है असंतुलित अभिक्रिया, इसको हम संतुलित करके बताते और आप लोगों को समझाते भी हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है आयरन की संख्या, आयरन का गुना पे देखिएगा ध्यान से, एक आयरन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, और आयरन है, और फेरस ऑक्साइड है, प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी को अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। तो इसको ये असंतुलित अभिक्रिया कैसे असंतुलित है पहचानिए। तो यहाँ आयरन देखिए कई गो है, एगो, और इधर आयरन कई गो है, 3 गो। तो ये क्या है, असंतुलित। तो इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखें तो संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले तत्व को लिखेंगे, जितना है उतना दे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आयरन, आयरन की संख्या कई गो, एगो, हाइड्रोजन की संख्या कई गो है, 2 गो, तो यहाँ 2 लिख दिया गया है, और ऑक्सीजन की संख्या कई गो है, एगो, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया गया। ठीक है, इधर देखिए आयरन कई गो है, 3 गो, तो 3 गो लिख, ऑक्सीजन कई गो है, 4 गो, तो 4 गो लिख दिया, हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो, 2 गो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख जो सबसे ज़्यादा होगा उसके बारे में, मतलब तत्व में सबसे ज़्यादा संख्या उससे बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है, मतलब ये पार्ट ऑक्सीजन का एगो है, 4 गो है, तो हमको इधर भी ऑक्सीजन का एगो होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो 4 गो था यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए एक एगो यहाँ ऑक्सीजन था, 1 से 4 में गुना करें तो कई ऑक्सीजन हो गया, 4 गो।
तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कई गो हो गया, 4 गो। अब देखिए 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन है तो 4 गो, अब 4 दूना 8, तो 8 गो हाइड्रोजन हो गया। मगर इधर हाइड्रोजन कई गो है, देखिए तो आप लोग, दो ही गो था, मगर यहू में भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 8 गो हो गया। ठीक है, 7 गो हाइड्रोजन हो गया इधर, और 4 गो ऑक्सीजन हो गया। आयरन देखिए इधर 3 गो है, मगर इधर कई गो है, तो इधर क्या कर लिए हम, 3 बैठा दिए, तो आयरन कई गो हो गया, 3 गो हो गया। देखिए ये पूरी तरह से संतुलित हो गया, 3Fe+4H2O और 3, उसके बाद Fe3O4+4H2O, ये पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ, आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए ध्यान से, देखिए इसका अन्य नाम भी है संयोजन अभिक्रिया को, देखिए योगात्मक अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, या संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब समझिए, कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम देखिए अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक इसी को देखिए, A+B मैंने 2 गो है, और 2 गो मिलकर एकल मैंने एगो बना है। ठीक है, क्रियाकारक उत्पाद एगो बने, देखिए A भी बन के मिलकर एगो उत्पाद बना है कि नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड के अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, हम लोग को प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH2 प्लस उष्मा। ये हम लोगों को क्या होता है, उत्पाद के रूप में बनता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 कारक है, यहाँ मिलकर एक उत्पाद बनाया कि नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और भी हम सब देख सकते हैं अभिक्रिया के रूप में, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। देखिए कोयले के दहन की क्रिया, कोयले के दहन की क्रिया, कोयला के जो दहन की क्रिया है, देखिए कोयला है, कार्बन का एगो है, एगो सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और मिलकर एक नया उत्पाद एगो बनता है। 2 अभिकारक है, यहाँ पे एक बनता है, क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया कारण होता है। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को अभिकारक, और इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, हम लोग समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, अच्छा से समझिए आप लोग। आप क्लास में अगर 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 शॉट है और रिवीजन भी होते जा रहा होगा आप लोगों को। अगर किसी को नोट्स और पीडीएफ्स दिया हुआ है तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप में लिंक दिया गया, उस पर आप लोग क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, आप लोगों को नोट्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, समझिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने प्रोडक्ट तो निकलबे करेगा, मगर उसके साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए क्रियाकारक या अभिकारक, और उत्पाद के साथ साथ क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन हम किससे कहते हैं, जल से कराते हैं, तो 2 गैस इधर हो गए, 2 मतलब 2 तत्व इधर हो गया, मतलब उसी को क्रियाकारक बोलते हैं। और इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या निकल रहा है, ऊष्मा, तो इसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है,
प्राकृतिक गैस का दहन, अगर प्राकृतिक गैस जैसे देखिए CH4, इसको मीथेन गैस बोलते हैं, तो मीथेन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 प्लस H2 प्लस क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, मतलब उसमें निकल रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन की क्रिया, अगर श्वसन की भी क्रिया होती है तो वो भी ऊष्मक्षेपी ही अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा कि श्वसन की जो भी क्रिया होता है वो सबके सब क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, C6H12O6 प्लस C6O2 और C6H2O और प्लस ऊर्जा, जो ऊर्जा मिलता है ATP के रूप में मिलता है, ये भी क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। देखिए शाक सब्जियों का गल गया या वनस्पति पेड़ पौधों का हो गया, गल के विघटित करके कंपोस्ट बना दिया, उन्हें खाद बना दिया गया, तो उसी को क्या कहेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शाक सब्जियों को गलना या कंपोस्ट बनाना ही भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके आगे। देखिए नोट में थोड़ा सा नहीं समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। देखिए जब भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो उसे हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम सब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब समझते हैं वियोजन। देखिए संयोजन का मतलब जुटना होता है, वियोजन का मतलब टूटता है। देखिए जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं, मगर जब एक पदार्थ मिलकर दो पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन का मतलब टूटना, या वियोजन को ही क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, समझिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ मतलब अभिकारक ऊष्मा विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ माने कोई एक पदार्थ है या अभिकारक ऊष्मा के कारण या विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब ऊष्मा के कारण मतलब हीट कर रहे हैं या करंट दे रहे हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए, देखिए जैसे एक पदार्थ है AB और इसको ऊष्मा दिए मतलब हीट किए या करंट दिए तो ये दो भागों में टूट गया, A और B में। समझ में आया, तो इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय अपघटन क्या होता है समझिए क्यों ध्यान से। अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के जब हीट किए मतलब एक पदार्थ है अभिकारक एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट किए तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो उसमें अभिघटन हो गया। आगे देखिए आयरन सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट, और जब भी आयरन सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बड़ा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और AC2 और ACT3 गैस क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलने लगता है। समझ में आया होगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया बहुत है। देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलता है। तो ये सब कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया आप याद रखिएगा कि एक अभिकारक मिलकर उसको प्रकाश द्वारा या ऊष्मा द्वारा या विद्युत द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, दो फॉर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल में देते विद्युत अपघटन के। ठीक है, विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल में दिया गया है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण में देखिए H2O मतलब जल है, अगर जल को हीट करते हैं, हीट नहीं जल में करंट फॉलो करवाते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, जल में क्या करते हैं, विद्युत धारा माने करंट फॉलो करवाते हैं, तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन का निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये विद्युत अपघटन है। मैंने जल में जब करंट फॉलो करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी,
उसको देखिए प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। अब देखिए प्रकाशीय अपघटन मतलब प्रकाश, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये है, ठीक है। और इसको प्रकाश की उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोराइड क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस मतलब क्लोराइड गैस बाहर निकलने लगेगी। समझ में आया ना। तो यही है कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। मैंने एक पदार्थ है वो हीट करने पर या करंट फैलाने पर क्या होता है, दो अलग अलग भागों में टूट के अलग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड के भी प्रकाश दिए तो भी क्या हो गया, AgOBr में टूट गया। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड से हम श्वेत फोटोग्राफी में याद प्रयोग होता है। अगर फोटोग्राफी में आप लोग देखे होंगे जो फोटो स्टेट होता है तो उसमें कौन प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड ही प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि सिल्वर फोटोग्राफी में कौन सा अभिक्रिया प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा तत्व है, ठीक है ना, आप लोग के याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया। समझिए उष्माशोषी माने उष्मा को क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा, उसी को क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का ग्रहण की जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ मतलब प्रोडक्ट के साथ उष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे ही उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, समझिए ध्यान से। देखिए ये अभिकारक है, अभिकारक है, प्लस में उत्पाद और माइनस उष्मा, माने माइनस के कहने का मतलब उष्मा का मतलब माइनस उसका क्या होगा, अब्जॉर्ब्स होगा, उसमें क्या होगा, अब्जॉर्ब्स होगा, मतलब वो सोखेगा, मतलब शोषी होगा माने सोखेगा, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। अब चाहे अब देखिए अभिकारक प्लस उष्मा, अभिकारक प्लस उष्मा माने अभिकारक होगा प्लस में क्या देगा, उष्मा, तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अभिकारक प्लस उष्मा, उष्मा अगर हीट के अभिकारक को हीट किया जाएगा उष्मा देकर तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो उष्मा का क्या हो रहा है, शोषी हो रहा है, माने उष्मा एब्जॉर्ब्स किया जा रहा है। तो वही कर रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए समझिए ध्यान से, देखिए ये N2 है, ये ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बना, टू टू मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ देखिए -1800 कैलोरी उष्मा, मतलब उष्मा क्या हुआ, ऑब्जेप्शन हुआ है, ठीक है, उन्हें अवशोषण हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है। अब देखिए सूरज का प्रकाश मतलब उष्मा को क्या हुआ, इसमें आके मिला, मतलब एब्जॉर्ब किया, तो क्या बना, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन, और क्या मिला, H2O जल। समझ में आया। तो इसी को क्या कहे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, माने उष्मा को क्या कर रहा है, शोष ऑब्जेक्ट्स कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसे एकल विस्थापन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विस्थापन अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। देखिए इसको की डिफिनीशन क्या है, समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील वाला धातु है और कम क्रियाशील वाला धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, माने जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जो कम अभिक्रियाशील धातु है, मान लीजिए कि अभी अधिक अभिक्रियाशील धातु कहीं आगे है और कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, पीछे है, तो उसको क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु को हटा देगा और उस जगह पर वो अपने क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम देखिए समझते हैं, देखिए आयरन है, ये क्या है, आयरन, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट,
ठीक है, इसको आयरन बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। इसको जब रिएक्शन करें तो देखिए आयरन आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को कहाँ निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया। अब क्यों बाहर निकाल गया, तो देखिए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है, और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को कहाँ निकाल देगा, बाहर। देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए कॉपर यहाँ है, ये कम क्रियाशील है, और देखिए आयरन क्या है, ज़्यादा क्रियाशील, इसलिए कॉपर को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया गया है। और आयरन अपने ई जगह पर क्या हो, देखिए यहाँ पे आयरन आता है ना, कॉपर आता है ना, तो कॉपर को बाहर फेंक दिया गया, आयरन यहाँ बैठा दिया। क्यों ऐसा हुआ है, समझिए ध्यान से, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा आयरन क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ लाइन से लिख दिया जो भी क्रियाशील है, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम, कैल्शियम, ये सब बहुत अभिक्रिया, तुरंत पानी के साथ मतलब तुरंत बाहर रखिएगा क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। अभिक्रिया जल्दी कोई चीज़ से अभिक्रिया, आग नहीं, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ से, पदार्थ से अभिक्रिया कर लेती है। समझ में आया है, तो वही विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, माने एगो तत्व हटे, डिस्प्लेसमेंट हो गया उस जगह पर हट के, और वो आ जाए, जो कमजोर तत्व है वो हट जाए और वहाँ पे मजबूत तत्व क्या हो जाए, बैठ जाए, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए जिंक कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं शायद, इसको कॉपर सल्फेट को नीला थोथा। देखिए जिंक, ठीक है, और कॉपर सल्फेट है, तो देखिए जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा, इसलिए जिंक को क्या कर देगा, हटा के फेंक दे, भले कॉपर को क्या करे, हटा के फेंक दिया, जिंक अपने क्या हो गया, बैठ गया आके। यहाँ देखिए पीबी कॉपर क्लोरीन, ठीक है ना, और यहाँ देखिए पीबी कॉपर क्लोरीन। अब देखिए पीबी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, देखिए लंबम जो होगा कॉपर से ज़्यादा, इसलिए कॉपर आ गया, और सी को क्या कर दिया, हटा देते, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे अच्छा से, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं द्वितीय विस्थापन, इसको एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील वाली धातु को कम क्रियाशील वाला धातु को क्या कर देती है, विधा, माने अधिक क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील धातु है, तो कम क्रियाशील को हटा कर फेंक देगा, अधिक वाला के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, समझिएगा ध्यान से, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, ठीक है। और अपने जो भी दोस्त है उनको वीडियो ये शेयर कीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हम लोग हमको मोटिवेट करता है कि वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाए, ठीक है। और वीडियो का क्वालिटी कैसा है सब बताइए, आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ क्या है ना है, जहाँ गलती वहाँ क्या करिए सुधार जाएगा, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, और समझ में आ भी रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आए तो आप भी बताइए। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब क्या होता था कि उसमें एक तत्व विस्थापित होता था, मगर इनमें क्या होगा, डबल तत्व विस्थापित होगा, ठीक है ना, डबल तत्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। माने वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों को आदान प्रदान होगा, माने अभिकारक जो होगा ना, तो एक आयन उधर चल जाएगा, एक आयन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या जो दो तत्व होंगे ना वो विस्थापित हो जाएंगे, जो दो मतलब उसमें एक तत्व होता था तो इसमें दो तत्व क्या हो सकता है, विस्थापित। देखिए जैसे ए है, तो ये जो अब आयन आयन के भी आदान प्रदान हो सकता है, तत्व से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए है तो ए आ जाएगा कहाँ, सी के जगह, और सी आ जाएगा किसके जगह, ए के जगह, ठीक है ना। ए है सी, इसको यहाँ पे ले जाना, इसको क्या ले जाना, देखिए तो ए चल जाएगा किसके जगह, डी के जगह, ए चल जाएगा सी के जगह, ठीक है। तो यहाँ ए रख दिए और सी के जगह कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सी है तो यहाँ क्या आ गया, सॉरी गलती हो गया, कहा था नहीं, हाँ ए चल जाएगा सी के जगह और सी चल जाएगा डी के जगह। अब मान लिए कि ए गया कहाँ पे, सी के जगह, तो यहाँ पे ए हो जाएगा तो ए डी हो गया ना, तो देखिए यहाँ ए डी हो गया, ठीक है। और देखिए सी आएगा ए के जगह, तो मान लीजिए सी है तो यहाँ क्या होगा, सी भी हो गया, तो आयन के क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, समझ में आया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि द्विविस्थापन में डबल तत्व भी विस्थापित होते हैं और आयन का आदान प्रदान। अब देखिए जैसे इसको बेरियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो अभी देखिए सोडियम सल्फेट, तभी पता है कि अभी आयनों क्या था, तो बेरियम की जगह सोडियम आएगा और सोडियम की जगह कौन आएगा, बेरियम। अब देखिए यहाँ बेरियम है तो यहाँ क्या आ गया, सोडियम, ठीक है। और देखिए जहाँ बेरियम है वहाँ का, जहाँ सोडियम है वहाँ का आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ का आ गया बेरियम। मतलब कहने का मतलब है
कि सोडियम जो है ना, जैसे बेरियम से ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम। सोडियम से कम अभिक्रियाशील, सोडियम से ज्यादा सोडियम से कम अभिक्रियाशील कौन है? बेरियम है, इसलिए यहाँ पे आया है। समझ में आया? मतलब अधिक क्रियाशील वाला धातु आगे रहेगा, कम अधिक क्रियाशील वाला धातु क्या रहेगा? पीछे रहेगा। बेरियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम है, इसलिए सोडियम कहाँ है? आगे है। उसके बाद कौन है? बेरियम है। आया समझ में? इसको बेरियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। या डबल या आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। देखिए Cl2 Cl2 है, तो अभी देखें कि बेरियम की जगह क्या हो जाएगा? सोडियम। अभी देखें ना कि ए की जगह सी होगा, देखें ना, तो इसके जगह क्या हो जाएगा? सोडियम तो हो गया, और सोडियम यहाँ फिर बेरियम की जगह क्या हो जाएगा? सोडियम की जगह क्या हो जाएगा? बेरियम। तो सोडियम की जगह क्या हो गया? बेरियम। यहाँ दीजिएगा। वैसे ही सिर्फ लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब देखिए पीबी, एल के जगह क्या हो जाएगा? पीबी। तो आई के जगह पीबी है ना, तो इसके जगह क्या हो जाएगा? पोटेशियम की जगह आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, और आयोडाइड की जगह क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। तो ऐसा ही करके इसको क्या बनाया गया है? जल में अघुलनशील है, इसलिए इसे अवक्षेपण भी कहते हैं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया भी द्विविस्थापन के भी कहते हैं। नोट में, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए नोट में यहाँ दिया गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान भी होता है। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना? देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए क्या होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन की कमी, इलेक्ट्रॉन को त्यागना हो, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग माने ऑक्सीजन जुटे, हाइड्रोजन की कमी माने हाइड्रोजन घटे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा, ऐसा हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, अब ध्यान से समझते हैं उदाहरण के लिए, कि बहुत ज्यादा इसका उदाहरण होता है। ऑक्सीजन का योग माने ऑक्सीजन क्या होगा? जुटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और अभिकारक हो गया। इसको जब रिएक्शन करें तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए इनमें ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन क्या हुआ? जुटा कि नहीं? देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन में क्या होगा? जुटा। और ऑक्सीजन अब देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पर +2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या है? त्यागना है। कई गो त्यागेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? त्यागेगा। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और दूसरी कक्षा में क्या होगा? 2, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12। इसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑक्सीजन का योग होगा माने ऑक्सीजन जुटेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। समझ में आया ना? और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। देखिए में कहीं हाइड्रोजन लुक रहा है, और ऑक्सीजन आपको क्या होगा? जुटा ना, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? त्यागा ना। कई गो इलेक्ट्रॉन त्यागा? 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। समझ में आया? अब देखिए अब यहाँ क्या है? कार्बन प्लस O2। अब दोनों जब रिएक्टिव करा था क्या बना? CO2। देखिए ऑक्सीजन जुटा, तो ऑक्सीजन जुटा कि नहीं? यहाँ क्या है? कार्बन 0 है, 0 है ना। अब यहाँ पे आया तो एक कार्बन इधर गया, तो एक कार्बन, और ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया, तो 2 गया। तो ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ही हो रहा है। आप त्याग कई गो रहा है? इलेक्ट्रॉन 2 गो, या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्याग रहा है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन था, आई अपचयन है, ठीक है। आप लोग समझिए ध्यान से, उपचयन था और ये अपचयन है। देखिए इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का योग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उसमें क्या था? ऑक्सीजन को
योग था, ठीक है ना, मगर इसमें ऑक्सीजन के क्या है, कमी है, ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा। और हाइड्रोजन का क्या है, योग है, उसमें हाइड्रोजन के क्या था, कमी था। इलेक्ट्रॉन का उसमें से क्या था, त्याग था, मगर इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसी जब क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीजन की कमी मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, कमी होगा। अब देखिए आगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन क्या है बाहर। अब यहाँ ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन के क्या हो गया, कमी हो गया। यहाँ पे देखिए वही हाल है, यहाँ पर ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, मगर यहाँ क्या बना, जिंक। समझ में आ रहा है ना, ये तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मगर यहाँ O2 के भी क्या हो गया, कमी हो गया कि नहीं ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का योग मैंने हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। देखिए हाइड्रोजन और क्लोराइड है, मैंने क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखिए एक क्लोरीन है और हाइड्रोजन अलग अलग है, मगर देखिए यहाँ क्या हो गया, क्लोरीन हाइड्रोजन हुआ कि नहीं साथ में, तो यहाँ क्या हो गया, योग हो गया। समझ में आया ना। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और हाइड्रोजन के क्या हो जाता है, योग होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है, इसमें अपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, लास्ट है, आप लोग समझिए अच्छा से। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया जब साथ साथ होती है उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं एक पदार्थ का अपचयन होता हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। माने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं एक पदार्थ का अपचयन होता हो तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसको अपचायक पदार्थ भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ भी कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक भी पदार्थ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपचायक, अपचायक और ऑक्सीकारक। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ भी कहते हैं। देखिए दोनों उदाहरण, तो ड्रग समझ में आया ना, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो एवं एक पदार्थ का क्या हो, अपचयन हो, उसे है रेडॉक्स अभिक्रिया। माने क्रिया दोनों दोनों साथ ही होती है। अब देखिए यहाँ पे ZnO मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए जिंक ऑक्साइड है तो इन्हें जिंक बना, माने ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, माने ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हुई, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ क्या है, कार्बन ऑक्साइड, माने ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग। तो जब ऑक्सीजन के योग हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आया ना, जो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद की करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए कि हम वीडियो जल्दी जल्दी लाएं। और ये भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए। थैंक यू सो मच।